नाज़रीन, इसराइल के खिलाफ मल्टी फ्रंट वॉर बहुत तेज हो चुकी है। 4-5 तरफा हमले इस वक्त इसराइल के खिलाफ रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तरफ एश्कलोन पर अटैक्स किए गए हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन्स के साथ हमला किया है, गुलान हाइट्स को निशाना बनाया है और आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत रेयर अटैक हुआ है। वो आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स जो कि इसराइल की एयर डिफेंस की जमानत है, इसराइल की सिक्योरिटी की जमानत है, उन आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उन बैटरीज के ऊपर जो है वो हिजबुल्लाह की जानिब से हमला किया गया है। ये ऑलमोस्ट तीसरा ऐसा हमला है जो आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हुआ है, तो इसकी गैर मामूली अहमियत है। हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन होने वाले हमले, दर्जनों जो सेटलमेंट्स हैं उसको निशाना बनाया गया है, उस बारे में आपको बताएंगे। जॉर्डन में जो नई मूवमेंट का एक नए फेज का आगाज हुआ है, किस तरह से जॉर्डेनियंस निकले हुए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ मिडिल ईस्ट के बड़े एक्सपर्ट्स का जो तजिया है वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। इसी दरमियान नाज़रीन, एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिसके ऊपर दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, नेटो की इस वक्त नजरें लग गई हैं। ब्रिक्स में जो ममालिक हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात होने जा रही है। ये ब्रिक्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की पहली मुलाकात है। इसमें सऊदी अरब से भी शरीक होंगे, एनएसए और उधर से इजिप्ट से और डेफिनेटली फिर भारत से भी, क्योंकि भारत तो फाउंडिंग मेंबर है ब्रिक्स का, और वहां से G20 शरीक होंगे। तो नेटो की नजरें इस वक्त लग गई हैं इस मुलाकात के ऊपर, क्योंकि ये जो एनएसए होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये किसी भी मुल्क का सबसे अहम ओहदा होता है। अब यूं समझिए कि किसी मुल्क की जो पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, उसके डिफेंस से मुतालिक पॉलिसी, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अलायंस की पॉलिसी, वो इस बंदे के बगैर बन ही नहीं सकती, एनएसए के बगैर, जिसमें आज अमेरिका का जैक सल्लिवन है। तो इसके बगैर, यानी प्राइम मिनिस्टर को भी अगर इस बंदे की अप्रूवल नहीं है, हम वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो कोई फैसला नहीं कर सकता है। यानी इनकी हाँ जरूर चाहिए होती। कोई भी पॉलिसी ये एनएसए ही बनाता है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में इसकी हाँ शामिल होती है। तो वो सारे ब्रिक्स के मेंबर्स के सारे एनएसए जो हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है अक्टूबर के अंदर। ब्रिक्स के जो मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन अब एनएसए की मुलाकात होने जा रही है और नेटो की सारी नजरें वहां पर लग गई हैं कि अब ये यहां पर बैठकर क्या फैसले करने जा रहे हैं। और आप देखें, मिडिल ईस्ट की जंग, ताइवान का मामला, यूक्रेन का मामला, ये इस वक्त कोल्ड वॉर नहीं बल्कि हॉट वॉर जो है वो उरूज के ऊपर है। और बहुत सारे दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि रशिया और नेटो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर जा सकते हैं। और फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो बताया जा रहा है कि वो लॉन्च हो चुका है, कोई कहता है करीब मुकम्मल होने के करीब है, और नेतन्याहू कहता है कि हर सूरत में हम न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेंगे, ये मिडिल ईस्ट का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और उसमें ये मुलाकात, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मल्टी फ्रंट वॉर से मुताल्लिक जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन ट्रंप और कैमला हैरिस के इलेक्शंस के हवाले से एक अहम तरीन सर्वे सामने आया है। चूंकि अब ये इलेक्शन तारीख में पहली बार फलस्तीनी तनाज़े के ऊपर हो रहा है और इस जंग का, इस सीज फायर का या एस्केलेशन का बराह रास्त ताल्लुक अमेरिका के इलेक्शंस के साथ है। और वहां पर जो शख्स आएगा उसका भी ताल्लुक फिर रिवर्स में मिडिल ईस्ट के साथ होगा। अगर ट्रंप आएगा तो मामला मुख्तलिफ होगा, कैमला हैरिस आएगी तो मामला मुख्तलिफ होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, वगरना इजराइल के हवाले से मैटर नहीं करता कि वहां पर कौन आता है, लेकिन इस दफा नेतन्याहू को अपने गोल्स अचीव करने के लिए ट्रंप वहां पर चाहिए और कैमला हैरिस के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो हमने इस चीज के ऊपर भी नजर रखनी है कि वहां पर कौन जीत रहा है। नाज़रीन, जो ताजा तरीन सर्वे वहां पर आया है, न्यूयॉर्क टाइम ने यह सर्वे शेयर किया और ये इस वक्त वन ऑफ द टॉप न्यूज है और अमेरिका में तो सबसे बड़ी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम के सर्वे के मुताबिक जो स्विंग स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स उनको कहते हैं, एक आध बार पहले भी बताया है कि जिनमें मुकाबला होना है, यानी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो डेमोक्रेट्स की हैं और वो पक्की स्टेट्स हैं, कुछ रिपब्लिकन्स की हैं, पता है कि भाई इसमें उनकी मेजॉरिटी है। स्विंग स्टेट्स उनको कहा जाता है कि जिसमें कोई भी पार्टी जो है वो जीत सकती है, उनके बारे में श्योर नहीं होता। और वही जो स्विंग स्टेट्स होती हैं वो असल में विक्ट्री का तयन करती हैं, क्योंकि असल जो बैटल लड़ी जानी है वो उन्हीं रियासतों के अंदर लड़ी जानी है। तो उन स्विंग स्टेट्स के अंदर नाज़रीन खबर ये आ रही है कि ट्रंप ऑलमोस्ट लीड कर रहा है। कहीं कहीं पर टाई हो चुका है मैच, यानी बराबर आ चुके हैं ट्रंप और कैमला हैरिस, और कहीं कहीं कुछ रियासतों के अंदर ट्रंप जो है, यानी स्विंग स्टेट्स के अंदर ट्रंप लीड कर गया है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा धचका है कैमला हैरिस को। उसकी वजह यह है कि जब कैमला हैरिस की अनाउंसमेंट हुई थी बाइडन की जगह पर, पहले बाइडन हार रहा था
और ट्रंप जीत रहा था। जब बाइडेन फारिग हुआ, कैमला हैरिस आई, तो जो पहले सर्वेज हुए और आज तक जो पिछले जितने भी दिन आप गिने, जितने भी हफ्ते बनते हैं, उस सब में कैमला हैरिस ऊपर थी और 5 से 7 पॉइंट्स का फर्क था। लेकिन वो वक्त के साथ साथ अब ऐसा कम हुआ है कि ट्रंप लीड कर गया है। हालांकि कोई बड़ा इवेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो कैमला हैरिस लीड कर रही थी, अब ट्रंप लीड कर गया है या कम से कम उसके बराबर आ चुका है कुछ रियासतों के अंदर। अब नाज़रीन, अमेरिका में जो डिबेट हो रही है, जो एक्सपर्ट्स इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कैमला हैरिस अगले 10 से 15 दिनों के अंदर सीज फायर करवाने में कामयाब ना हुई, तो फिर ये श्योर है कि कैमला हैरिस के लिए बहुत मुश्किल, नामुमकिन के करीब हो जाएगा ये इलेक्शन जीतना, क्योंकि ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है कि वहां पर सीज फायर मैटर कर रहा है। जो 1% मुस्लिम आबादी है वो तो सारी की सारी यूनाइटेड हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है पहली बार कि हमने गजा के एजेंडे के ऊपर वोट देना है। तो वो नहीं देंगे वोट, क्योंकि हुकूमत में तो कैमला हैरिस है। बेशक ट्रंप तो ज्यादा बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अमूमी तौर पर यही होता है, मतलब हुकूमत ही तो, बाइडेन ही तो सारा कुछ सपोर्ट दे रहा है, तो बाइडेन को तो वोट नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर 10 से 15 दिन, यानी कैमला हैरिस लीड कर रही थी और वादे वईद कर रही थी ये सीज फायर करवा रहे हैं और नहीं हो सका, तो वो उसकी पॉपुलैरिटी गिर गई है। जो भी सीज फायर की बात कर रहा है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन कैमला हैरिस सीज फायर की बात तो की उसने, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, लेकिन अब हकीकत आ चुकी है कि सीज फायर नहीं हो रहा। तो अगर 10 से 15 दिन में वो कामयाब ना हुई तो फिर गेम उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि फिर तो इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर आ खड़ा होगा और पीछे टाइम ही क्या रह जाएगा। फिर कल को अगर इलेक्शन से 5 दिन पहले सीज फायर हो भी गया तो वो उतना इंपैक्टफुल नहीं हो सकेगा, 10 दिन पहले वो इतना इंपैक्टफुल नहीं हो सकेगा। अब इंपैक्टफुल है अगर आने वाले दिनों के अंदर अंदर उसने ना किया। आप देखें ट्रंप तो ज्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, वो तो दोनों तरफ से खेल रहा है, वो मुस्लिम वोटर्स भी और ज्यूज वोटर भी, और तमाम तरफ से वो अपना फायदा उठा रहा है। हालांकि अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो इस जंग का असल जिम्मेदार ट्रंप है, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार, यानी अमेरिकी तारीख में कोई अमेरिकी सदर ऐसा नहीं कर सकता, कर सका माजी में, यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाया। उसके बाद ये फ़लस्तीनियों ने फैसला किया कि अब वक्त आ चुका है कि हमें एक हतमी और फैसला कुन जंग लड़नी है, वगरना हम यूं ही घुट घुट कर मर जाएंगे और दुनिया को हमारा पता भी नहीं चलेगा कि हम किस तरह से मारे जा रहे हैं। तो अब हमें उठ खड़ा होना होगा और एक हतमी जंग लड़नी होगी। तो ये सारा जो आगाज हुआ है ये यरूशलेम से हुआ है, यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाने से। और वो किसने बनाया? ट्रंप ने बनाया। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील किसने तोड़ी? ट्रंप ने तोड़ी। लेकिन अब वो उसका फायदा उल्टा इस सूरत हाल का, जिसका वो खुद जिम्मेदार है, मामलात ऐसे हैं कि उसका फायदा ट्रंप को हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अमेरिका में जो हुई है और इसके क्या ताल्लुकात हैं मिडिल ईस्ट के साथ, ये हमने आपके सामने मुख्तसरन रखे। अब आगे नज़र चलते हैं तो मल्टी फ्रंट वॉर इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है। खासकर जो जॉर्डन का अटैक हुआ है उसने एक नई समझ लें कि वेव का आगाज कर दिया है। तमाम इतराफ से हमले बहुत तेज हो गए हैं। अब अगर हम इधर सदरन इसराइल की तरफ आएँ तो एश्कलोन के ऊपर नाज़रीन बड़ा अटैक हुआ है। तफसीलात में आपके सामने हेडलाइन रख देता हूँ। इजरायली मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, 2 एक्सप्लोजन्स हर्ड इन एश्कलोन। इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है कि 2 बड़े धमाके एश्कलोन, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी है, और अब तो जब से हिजबुल्लाह के साथ जंग का मामला चल रहा है और इस सूरत हाल इस मोड़ के ऊपर खड़ी है कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, और जॉर्डन के इस हमले के बाद तो ज्यादा मामला उधर चले गए दोबारा से। तो हाइफा से जो ट्रेड है वो एश्कलोन और अशदोद की तरफ शिफ्ट की जा रही है। हाइफा तो खाली होना शुरू हो गया है क्योंकि वहां पर पेट्रोकेमिकल्स हैं और वैसे भी वो इधर शिफ्ट कर रहे हैं ट्रेड। तो उस एश्कलोन को निशाना बनाया गया। इसकी गैर मामूली अहमियत है और 2 धमाके वो बता रहे हैं कि सुने गए। अब ये अटैक किसने किया है ये नहीं पता। हिजबुल्लाह ने तो डेफिनेटली नहीं किया, वो तो हाइफा से पीछे पीछे अटैक्स कर रही है। तो इधर से या तो गजा से होते हैं या यमन से या इराक से, तो ये 3 इतराफ से अटैक्स होते हैं अगर सदरन गजा में हो और वो हिजबुल्लाह नहीं करती। तो अभी देखते हैं कि ये किसने किया है, लेकिन वो माने नहीं रखता कि किसने किया है। बस हो गया, धमाका हो गया, नुकसान हो गया। इजराइल को खुद भी समझ नहीं आ रही कि कहां कहां से हमले हो रहे हैं और कहां कहां से वो रोकें। अब हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों की तफसीलात, गुलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है। बहुत ज़्यादा सुसाइड ड्रोन्स भेजे गए हैं और वो कामयाबी से टकराए हैं। आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली ऑफिसर्स और सोल्जर्स की पोजीशंस को नाज़रीन कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए, सेवरल ड्रोन्स एक्सप्लोडेड इन द अल ज़रूरा एरिया इन गुलान हाइट्स। बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो एक्सप्लोड हुए हैं। Islamic resistance. The attack on Al Zarura compound directly hit its targets and left occupation soldiers dead and wounded.
अल मयदीन कंफर्म कर रहा है कि कामयाबी से यह हमला हुआ और इजरायली फौजियों की हलाकतें हुई हैं और वो जख्मी वहां पर हुए हैं। फिर आवर फाइटर्स कैरिड आउट एन एयर अटैक विद स्क्वाड्रन ऑफ सुसाइड ड्रोन्स targeting the Iron Dome platforms and the locations and positions of enemy officers and soldiers। हमने इजरायली एनिमी के जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं उनकी पोजीशंस को निशाना बनाया, आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स को जो है निशाना बनाया है। आयरन डोम प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म से बना दिया कि वो जो आयरन डोम का रॉकेट लॉन्चर्स होता है जिसको आयरन डोम बैटरीज भी कहा जाता है उसको कामयाबी से निशाना बनाया। ये बहुत रेयर है, ये मेरा ख्याल है थर्ड टाइम ऐसा हो रहा है कि जिसने हिफाजत करनी है, चलो वो हिफाजत नहीं कर रहा वो अलग बात है, वो अपनी भी हिफाजत नहीं कर पा रहा, यानी उन रॉकेट लॉन्चर्स को आकर निशाना बनाया जा रहा है। ये कामयाब तजुर्बे हैं जो हिजबुल्लाह इस वक्त कर रही है और हैरान है, इजराइल हैरान है और उसके इत्तेहादी हैरान है कि ये कैसे हो रहा है। अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह टारगेटेड आयरन डोम्स। फिर वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स के साथ इजरायली मिलिट्री को निशाना बनाया, targeting its air defense system known as the Iron Dome. The drone also targeted the locations and position of Israeli officers and soldiers, directly hitting them and killing and wounding them। ये अल जजीरा भी कंफर्म कर रहा है कि हिटिंग, किलिंग एंड वुंडिंग कामयाबी से जाकर टकराए हैं, उनको मारा है इजरायली ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स को और जख्मी किया है। अल जजीरा इस बात को कंफर्म कर रहा है। इसके अलावा इजरायली मीडिया, सायरन साउंड इन 8 सेटलमेंट्स ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। 8 बड़ी आबादियों में इस वक्त सायरन्स बज रहे हैं। इजरायली मीडिया का बयान एक देखिए, फेलियर टू कंक्लूड अ डील विल लीड टू अ वॉर इन द नॉर्थ दैट विल नॉट बी द वे वी वांट इट टू बी। अगर अभी डील नहीं होती, मतलब ये अभी भी डील की बात करना तो अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल जो भी वो समझ रहे हैं कि हम नॉर्थ में जंग की तरफ जा रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम तफसील आपको बता चुके हैं कि उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू के तमाम इतराफ शिकस्त है। अब उसको ये डिबेट बदलने के लिए जो है ना अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कोई बड़ी एस्केलेशन करनी है और अब सिर्फ यही रह गया कि वो लेबनान के ऊपर अटैक करे। और अभी एक बार फिर इजरायली मीडिया की कंफर्मेशन यहां पर आ गई है। ये हिजबुल्लाह के नाज़रीन ताज़ा तरीन हमले हैं। अब नाज़रीन जॉर्डन के हवाले से जो ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं, जॉर्डन में एक अटैक ने एक बहुत मैसिव लेवल की मूवमेंट का वहां पर आगाज़ कर दिया है और जो किंग अब्दुल्ला हैं और पूरे मिडिल ईस्ट के हुक्मरान हैं इस वक्त तो बहुत परेशानी का शिकार हैं। किंग अब्दुल्ला को ये ऐसी सूरत हाल का सामना है कि इसका वो क्या हल निकाले समझ से उसके काफ़ी बाहर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और ऑलमोस्ट अब तो कंप्लीट हो चुकी हैं कि ये जॉर्डन का ड्राइवर था, ये वो सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं। तो किंग अब्दुल्ला तो जंग नहीं चाहता और ना वो लड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन अब इस अवाम को कैसे संभाला जाए और अवाम का जज्बा आप जरा देखिए। अभी एक और खबर ये आई है कि गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है उस जॉर्डेनियन ड्राइवर की, उस जंगजू की जो वहां पर जिसने जाकर अटैक किया है। और इस फ्यूनरल का नाम क्या रखा गया है? फ्रॉम डिग्निटी टू डिग्निटी, अजमत से अजमत तक का सफर। यानी यह हमला करना भी अजमत और जहां अब वो जा चुका है यानी शहीद हो चुका है तो डिग्निटी टू डिग्निटी, अजमत से अजमत तक इस जनाजे का नाम रखा गया है जो इस वक्त वहां पर जॉर्डन के कैपिटल के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अवाम निकले और वहां पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की जा रही है। तो मिठाइयां बांटी गई, वेलकम किया गया और एक नया जज्बा वहाँ फ़लस्तीनियों में और जॉर्डेनियन में, जॉर्डन में भी तो फ़लस्तीनी रहते हैं ना, तो वो एक नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप अबू बैदा का बयान देखिए, द जॉर्डेनियन हीरोज पिस्टल इन सपोर्टिंग ऑफ आर अलेक्सा एंड आर पीपल was more effective than massive armies and stacked military arsenal। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए इस जंगजू का वो पिस्टल बहुत अहम रखता है कि वो उसने एक पिस्टल लिया और वो निकल खड़ा हुआ और वो हमारे सपोर्ट में आया और अटैक किया। और वो जो इतने बड़े बड़े मिलिट्री आर्सेनल हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मैसिव आर्मीज है, इस्लामी दुनिया की लाखों की आर्मीज और उनके वेयर हाउसेस भरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े मिलिट्री आर्सेनल्स हैं, पता नहीं कौन कौन सा असलहा उन्होंने अपने आर्सेनल्स के अंदर रखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए उन तमाम इस्लामी दुनिया के तमाम असलहा और तमाम लाखों की आर्मी से सबसे बड़ी चीज वो जंगजू एक इकलौता और उसका इकलौता पिस्टल, उसकी अजमत ज्यादा है कि वो उठ खड़ा हुआ और उसने आकर अटैक किया हमारे सपोर्ट के अंदर। तो हमने क्या करना है इस्लामिक आर्मीज को जो लाखों की तादाद में है और इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ रखा हुआ है, बिलियंस हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला रखा हुआ है। हमारे लिए क्या माने रखते हैं? हमारे लिए तो वो पिस्टल अहम है और वो एक जंगजू अहम है जो उठ खड़ा हुआ और हमारे लिए आ पहुंचा और अटैक किया।
फ़लस्तीन तो अपनी हतमी और फैसला कुन जंग लड़ रहा है और इतना कुछ शहीद हो चुके हैं और इतने ज़ख्मी हैं और एक एक पल अज़ियत में गुजार रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि महल्लात में बैठ कर को क्या सोच रहा है और दुआए मग़फ़रत महल्लात में बैठ कर रहा है। अहमियत उस बात की है कि उसने एक पिस्टल उठाया और आकर हमला कर दिया। तो देखें ना, ये बयानात हैं जो मज़ीद जज्बा वहाँ पर पैदा कर रहे हैं। अब ज़रा मैं दो तज्ज़िये आपके सामने रखना चाहता हूँ, दोनों तज्ज़िये जॉर्डन से हैं। पहला मैं तज्ज़िया जॉर्डन के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, ज़रा उनका देखिए, जो हम आपको कह रहे हैं ना कि एक मैसिव मूवमेंट का आगाज़ हो गया है। एंगर एट इज़राइल यूनिवर्सल अमंग ऑल जॉर्डेनियंस। अब उनके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% आबादी फ़लस्तीनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गुस्सा है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों में नहीं है, बल्कि जो गुस्सा है दैट इज़ यूनिवर्सल टू ऑल जॉर्डेनियन। यानी एथनिकली 60% जॉर्डन की आबादी फ़लस्तीनी है और बाकी 40% जॉर्डेनियंस है। तो उनके फॉर्मर जो वज़ीर ख़ारजा वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो 60% एथनिकली फ़लस्तीनी है लेकिन नेशनैलिटी तौर पर जॉर्डेनियन है, सिर्फ इनमें गुस्सा नहीं है कि उनके भाई वहाँ पर मारे जा रहे हैं। ऑल ओवर यूनिवर्सल ये गुस्सा है, सब में ये गुस्सा है कि ये क्यों हो रहा है। जॉर्डेनियन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर said the anger Jordanians feel at the Israeli war in Gaza is not limited to the Jordanian of Palestine origin. It is universal among all Jordanians. They feel that the Israelis have crossed every human border. इजराइल ने हर बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, यानी अब ये इंसानियत की तमाम हदें उसने क्रॉस कर दी हैं। They have violated every human rights of the Palestinian and now when we focus on a given event somehow we forget the bigger picture। अब जी ये जो इवेंट हुआ है, हम जो बिगर पिक्चर को भूल गए थे, अब मतलब वो हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि उधर से उन्होंने तमाम फ़लस्तीनियों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो कुचल कर रख दिए हैं और तमाम इंसानियत की हदें पार कर दी हैं। द बिगर पिक्चर इज़ वेरी ब्लीक ऑन द इजरायली साइड एंड दे कमिट सो मैनी वायलेशंस टू द पॉइंट that most Jordanian, if not all of them, are extremely angry about what's happened. Jordanians शदीद तरीन गुस्से का शिकार हैं जो कुछ इस वक्त इजराइल वहां पर कर रहा है। तो पहला रिएक्शन आपने देख लिया, ये जॉर्डन का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि पहला रिएक्शन आपने देख लिया है और गुस्सा बहुत भरा, जॉर्डेनियंस गुस्से से भरे बैठे हैं। ये उनका साबका वज़ीर ख़ारजा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो वो कह रहे हैं आगे फिर देखिए कि इसका मजीद, ये तो आगाज है, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है जिसने पूरे इजराइल को हिला के रख दिया है। इजराइल अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियन बाउंड टू ब्रीड रिटेलिएटरी अटैक्स। जो कुछ इजराइल ने फलस्तीनियों के साथ किया है उसको इसी तरह की रिटेलिएटरी यानी मुंह तोड़ जवाब अब दिया जाएगा और बदला लिया जाएगा। जॉर्डेनियन बॉर्डर क्रॉसिंग इवेंट वाज यूनिक एंड इन सम वेज अनप्रेसिडेंटेड। ये जो हमला हुआ है ये बहुत ही यूनिक था और बहुत अनप्रेसिडेंटेड था। एंड उसने कहा कि हमने बहुत सारे अटैक्स देखे इन द वेस्ट बैंक एंड आई थिंक दैट द लेसन हियर इज दैट द काइंड ऑफ वायलेशंस दैट इजराइल हैज अनलीज्ड ऑन पैलेस्टीनियन पर्टिकुलरली इन गाजा बट ऑल्सो इन द वेस्ट बैंक इज बाउंड टू ब्रीड दीज काइंड्स ऑफ रिटेलिएटरी अटैक्स। जो कुछ गजा में किया और अभी फिर वेस्ट बैंक में किया, इसराइल तैयार हो जाए इस तरह के रिटेलिएटरी अटैक्स के लिए। तो हमने दो तज़िये आपके लिए इसलिए रखे हैं कि आपको अंदाजा हो सके कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि जॉर्डन के तजियाकार ये कह रहे हैं कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू रियलिटी, स्टार्ट ऑफ द न्यू फेज। एंड नीचे फिर वो जाकर लिखता है ग्रेटर इंटेंसिफिकेशन ऑफ अटैक्स जो है वो होने जा रही है। अच्छा, तो ये जॉर्डन की जो एक वाकया और उससे फिर आगे निकलने वाले जो मजीद इंपैक्ट है ये हमने आपके सामने रखा है। अच्छा, इसी दरमियान अब मैं वाइडर कैनवस के ऊपर आखिर में दो तीन बड़ी खबरें जो ब्रिक्स और बाकी चीज़ें आ रही हैं आपसे शेयर करते हैं। नाज़रीन, ब्रिक्स के जो मेंबरान हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है अक्टूबर में। वो मीटिंग है वो फाउंडेशनल मीटिंग जो नई दुनिया का तयन करने जा रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर, नया फाइनेंशियल सिस्टम, नई करेंसी, नए मिलिट्री अलाइंसेज और मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। इस ब्रिक्स की मीटिंग में एक नई दुनिया तश्कील पाएगी। एक मशरिक का सबसे मजबूत तरीन इत्तेहाद जो है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, नेटो के मुकाबले के अंदर। हो सकता है बहुत सारे वीज़ाज फ्री हो जाएं एक दूसरे के लिए, टूरिज़म और पेमेंट मेथड्स और पता नहीं क्या क्या कुछ, मतलब बहुत मैसिव कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन ये बढ़ाना है, हाईवेज बनने। अभी देखें ना कि रशिया, ईरान और इंडिया का
जो एक रूट है वो भी अंडर डिस्कशन है, तो बहुत कुछ होने जा रहा है। अब उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग, नेटो की नजरें लगी हुई हैं कि ये सारे खतरनाक लोग उधर बैठ रहे हैं और ये क्या फैसला करने वाले, तो नेटो की नजरें लगी हुई हैं। नेटो मिडिल ईस्ट में हार चुका है, नेटो को यूक्रेन में इतनी बदतर शिकस्त हो चुकी है और मजीद होने जा रही है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। यूक्रेनियन फौज पूरी तरह से हार गई है, प्यूटन आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ जो कर्सक में यूक्रेनियन फौज आई थी नेटो की मदद से, उनको मारा जा रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर प्यूटन आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक शहर के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है, तो वहां पर यूक्रेनी फौज फारिग हो गई है। अब अगला मरहला यह है कि नेटो को बराह रास्त कन्फ्रंट करना है। नेटो के पास वहां पर दो रास्ते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट है ना वैसे अब वहां पर सूरत हाल है, या तो अब सीजफायर करना पड़ेगा या फिर नेटो को खुद उतरना पड़ेगा। यानी उधर इजराइल का मामला यह है ना कि अब या सीजफायर करे या एक बड़ी जंग, तो यहां पर यूक्रेनी फौज फारिग हो गई है और प्यूटन आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक शहर। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यूक्रेनियंस की बहुत बड़ी तादाद के अंदर माइग्रेशन शुरू हो गई है यूरोप की तरफ, यानी यूक्रेन खाली हो रहा है, तो उनके पास टाइम बहुत थोड़ा है, या सरेंडर कर लें जहां तक रशिया रुक जाएगा, वगरना वो बहुत जल्द आगे मजीद बढ़ेगा, या फिर दूसरा यह है कि नेटो बराह रास्त उतरे। तो क्या नेटो तैयार है? मकसद तो उनका यही है, लेकिन क्या वो एक न्यूक्लियर जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं ये सबको पता है। तो ठीक है, अमेरिका एक बड़ी पावर है, लेकिन रशिया क्या छोटी पावर है, और न्यूक्लियर में कौन बड़ी पावर और कौन छोटी पावर? तो क्या नेटो तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल देखते हैं, लेकिन मामला जो हैं, अब जैसे ताइवान में देखिए, इकोनॉमिस्ट में ये छपा है कि ताइवान इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट वॉर, कि ताइवान देख रहा है कि यूक्रेन का क्या असर हुआ और इधर मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ क्या हो रहा है, तो क्या हमें उसी पॉलिसी को परसू करना चाहिए? क्या अमेरिका हमें बचाने के लिए आएगा? अगर चाइना से फटा पड़ जाता है तो अमेरिका बचाने के लिए आएगा, वो यूक्रेन की जंग से सीख रहे हैं, ये आज इकोनॉमिस्ट में छपा है। तो ये बहरहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।